Hello everyone, welcome to all of you in this lecture series of post-independence. So in the previous lecture, we were discussing the story of Nagaland and under secessionist movement. So we have seen Nagaland till 14th of August. Nagaland ने कैसे अपने आप को independent state declare कर दिया था. Okay. तो हमने वो सारी चीजें देखी secessionist movement में. Okay. Now इस लेक्चर में हम आगे की कहानी देखेंगे. हमने यहां तक डिस्कस किया था 14 अगस्त 1947. अब जब नागालैंड अपने आप को डिक्लेयर कर देता है एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, उसके बाद क्या होता है समझ में आ रहा है. अब हम बात करेंगे उसके आगे की. ओके नाउ so as I have already told you that under the leadership of Angami Zapu Fizo, Naga National Council declared Nagaland as an independent state on 14th of August 1947. Okay, and finally Nagaland conducted a referendum. उसके बाद नागालैंड ने क्या किया? Conducted referendum. Okay, कब रेफरेंडम किया? मई 1951 में एक रेफरेंडम किया और इसमें पब्लिक ओपिनियन जानने की कोशिश की. और नागालैंड कहता है कि 99.9% लोग, जो 99.9% नागाज थे, दे सपोर्टेड सोवरेन नागालैंड. पब्लिक ओपिनियन क्या था? सोवरेन नागालैंड. ओके, they supported sovereign Nagaland. And then on 22nd March 1952, अब 22nd March 1952 जो फीजो थे, अंगामी फीजो, इन्होंने एक अंडरग्राउंड नागा फेडरल गवर्नमेंट बनाई. फीजो ने क्या बनाया? अंडरग्राउंड नागा फेडरल गवर्नमेंट. इन्होंने ये गवर्नमेंट बनाई. जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट में अंडरग्राउंड मूवमेंट गवर्नमेंट बनी थी जब सारे लीडर्स अरेस्ट हो गए थे, तो वैसे ही यहाँ पे पीजो ने बनाया. समझ में आ रहा है? और पीजो ने अपनी एक आर्मी बनाई जिसका नाम था नागा फेडरल आर्मी. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. सो फाइनली जब ये सारी चीजें हुई, जब फीजो ने अपनी गवर्नमेंट और एक आर्मी बना ली, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन आर्मी भेजी कि ये अब इंसर्जेंसी ज्यादा हो रही है. 1958 में इंडियन गवर्नमेंट ने नागालैंड में आफ्स्पा लगा दिया, आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, और इसके तहत इंडियन आर्मी को भेज दिया टू क्रश द इंसर्जेंसी फ्रॉम नागालैंड. Finally, then in 1975, when the government signed Shillong Accord, जब गवर्नमेंट ने शिलोंग अकॉर्ड साइन किया था मेघालय के साथ, under which this section of this Naga National Council, okay, and Naga Federal Government to give up arms. 1975 में कौन सा अकॉर्ड साइन होता है? शिलोंग अकॉर्ड. ओके, शिलोंग अकॉर्ड साइन हुआ. इस अकॉर्ड के अंदर नागा नेशनल काउंसिल एनएनसी एंड नागा फेडरल गवर्नमेंट, इन्होंने बोला ठीक है, हम हथियार छोड़ते हैं. दे डिसाइडेड टू गिव अप देयर आर्म्स. ओके, दे डिसाइडेड टू गिव अप देयर आर्म्स. ये याद रखिएगा. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. एंड उसी टाइम पे जब ये अकॉर्ड साइन होता है, शिलोंग अकॉर्ड, ओके, उस टाइम पे कुछ लोग होते हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो एक इंसान होते हैं जिनका नाम होता है थुइंगलांग मुवाइया. ओके, मुवाइया. समझ में आ रहा है? तो कुछ 140 लोगों का ग्रुप होता है और 140 मेंबर्स होते हैं, 140 मेंबर्स. ओके, and that 140 members led by Thonglang Muiwa. समझ में आ रहा है? And who was at that time in China?
और ये कहां पे थे, ये 140 लोगों के साथ उस टाइम पे चाइना में थे। अब ये इंसान चाइना में बैठा हुआ था, ओके, एंड दिस guy with his 140 members refused to accept शिलोंग अकॉर्ड, मना कर दिया शिलोंग अकॉर्ड एक्सेप्ट करने से। और वहीं पे नागालैंड की एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है जिसका नाम होता है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ये इंसान एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना देता है, NSCN, ओके, मतलब नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड कब बनाता है, 1980, ओके, 1980 में ये एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। एंड अब एक चीज याद रखिएगा, जो ये थुंगलांग मुइवा है, इसके साथ दो और लोग होते हैं, कौन, अब वो मुइवा के साथ सपोर्ट में दो लोग और कौन होते हैं, इसाक चिसी सू एंड SS खापलांग। ये दो लोग और होते हैं किसके साथ, मुइवा के साथ। समझ में आ रहा है। एंड फाइनली 1988 में क्या होता है, दिस नागालैंड सोशलिस्ट काउंसिल, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये स्प्लिट हो जाएगी और इसमें दो ग्रुप बन जाएंगे। एक किसका हो जाएगा, इसाक मुइवा का, ये दोनों साथ में हो जाएंगे, ओके, और दूसरा हो जाएगा NSCN खापलांग। अब 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NSCN खापलांग को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया है। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। एंड बोथ दिस ऑर्गेनाइजेशन दे स्टार्टेड अ वायलेंट क्लैश विद ईच अदर, दोनों में वायलेंट क्लैश होने लगा। समझ में आ रहा है। एंड कहा जाता है धीरे धीरे 1990s में जो नागालैंड नेशनलिस्ट काउंसिल बना था, उसकी जो इमेज थी वो खत्म होने लगी थी, क्योंकि फीजो जो लीडर थे, फीजो, मैंने आपको जो बताया था फीजो, इनकी डेथ हो गई थी लंदन में 1991 में, इनकी डेथ हो गई थी, ओके। अब फीजो की डेथ के बाद NSCN-IM ये सारे ही इंसर्जेंसीज का वो बना, क्या कहते हैं, सारे ही इंसर्जेंसीज का जरिया बना। तो अब फीजो की डेथ के बाद सारी इंसर्जेंसी कौन करा रहा था, इसाक मुइवा ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा, ओके। तो ये कहानी थी नागालैंड की। फाइनली अभी भी नागाज के साथ हमारा पीस प्रोसेस चल रहा है एंड अब हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये जो स्टोरी है, ओके, तो अब इसके आगे की जो स्टोरी है कि इसके बाद क्या हुआ, वो आपका इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है। देखिए मैं आपको एक एक चीज बता दे रहा हूँ, कौन सा पार्ट कहाँ पे आपका किस चीज के साथ है। समझ में आ रहा है। तो मैंने आपको बताया दैट दिस स्टोरी ऑफ नागालैंड वाज नॉट डिफरेंट फ्रॉम मिजोरम, it was not different from Mizoram. Why? Because above all the demand for a separate country was declared. Okay, नागालैंड भी क्या चाहते थे, एक सेपरेट कंट्री चाहते थे। एंड द लीडर ऑफ नागाज वाज अंगामी जापू फीजो, his organization Nagaland National Council, and that organization NNC Nagaland National Council declared its armed struggle for a sovereign country of Nagas. वो नागाज के लिए एक अलग देश चाहते थे। So for a prolonged period, NNC Nagaland National Council they carried out its armed campaign against Indian government. Okay, so finally in 1975 जब शिलोंग अकॉर्ड होता है, a section of Nagas they signed ceasefire agreement with government of India. ceasefire sign हो जाता है किसके बीच में, नागाज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, ओके। एंड दैट केम टू बी नोन एज शिलोंग अकॉर्ड, कहा जाता है उसी को हम शिलोंग अकॉर्ड बोलते हैं, okay, and in which some leaders of Nagaland National Councils, okay, जो कुछ लीडर थे नागालैंड नेशनलिस्ट काउंसिल के, okay, उन्हें ये चीज अच्छी नहीं लगी थी। उन्हें लगा कि ये
एक बीट्रायल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो वहीं पे एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनती है 1980 में, कौन सी? नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, अंडर द लीडरशिप ऑफ मुइवा एंड इसाक चिसी सू। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। एंड फाइनली वो ऑर्गेनाइजेशन स्प्लिट हो जाती है 1988 में, ये याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? और नागा फेडरल गवर्नमेंट बनी, सिविल और मिलिट्री विंग बना, ये सारी चीजें हुई, ये याद रखिएगा। एंड जब ये सारी चीजें हो रही थी, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड ट्राइड टू स्टॉप दीज मूवमेंट्स एंड फाइनली नागालैंड स्टेट कब बना था? ये याद रखिएगा, जब नागालैंड में इंसर्जेंसी चल रही थी, नागालैंड को स्टेट बना दिया गया था in 1963. Nagaland finally became statehood, gained statehood, okay, became part of India in 1963. okay, तो ये याद रखिएगा। और अभी जो डिमांड चल रही है वो किस चीज की चल रही है? अभी जो नागास की डिमांड है, अब नागालैंड 1963 में स्टेट बन चुका है, अभी जो डिमांड है नागालैंड की वो क्या है? ग्रेटर नागालिम की है, नागालिम। अब ये नागालिम है क्या? ओके, नागालिम, नागालिम का मतलब है, तो ये एनएससीएन जो स्प्लिट हो गई थी 1988 में, जो 1980 में बनी थी ऑर्गेनाइजेशन, इनका मेन एम था टू इस्टेब्लिश सोवरेन स्टेट। उस सोवरेन स्टेट का नाम क्या रखा जाएगा? ग्रेटर नागालिम। दैट मींस यूनिफाइंग ऑल द एरियाज इनहेबिटेड बाय नागा पीपल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड बर्मा। कि बर्मा दैट मींस म्यांमार और इंडिया में जितने भी नागाज के इनहेबिटेड एरियाज हैं उन सभी एरियाज को यूनिफाई करना, एंड उसको क्या नाम दिया जाएगा? ग्रेटर नागालिम। तो ये लोग अब क्या चाहते हैं? एक सोवरेन स्टेट बनाना, जहां जहां पे नागाज हैं उनका अपना एक अलग स्टेट होना चाहिए। ओके, एंड फाइनली हाउएवर द सीज फायर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड एनएससीएन हैज रिड्यूस्ड द वायलेंस इन नागा एरियाज। तो नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ने अब सीज फायर साइन कर लिया है, ठीक है, 2015 में इंडियन गवर्नमेंट के साथ, जिसकी वजह से अब वायलेंस कम हो गया है। समझ में आ रहा है? बट स्टिल द प्रॉब्लम is prevailing. The problem in Nagaland still awaits a final resolution. अभी भी फाइनल रेजोल्यूशन की बात की जा रही है कि नागालैंड में फाइनल रेजोल्यूशन आने की जरूरत है, ये याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? ओके, ये याद रखिएगा। ओके, तो ये था सेशनिस्ट मूवमेंट। तीसरा जो चीज चल रहा था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में वो था मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स। अब नॉर्थ ईस्टर्न पीपल्स वो आउटसाइडर्स को बिल्कुल नहीं सही करते जो वहां पर रहने के लिए आते हैं। समझ में आ रहा है? माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश, मुस्लिम्स। समझ में आ रहा है? तो तीसरा मूवमेंट जो चल रहा था नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम में वो क्या था? मूवमेंट्स अगेंस्ट आउटसाइडर्स, मूवमेंट्स अगेंस्ट आउटसाइडर्स। यस, ओके। नाउ द माइग्रेंट्स of people, okay, the migration of people from other parts of the region of northeast, okay, for its resources। अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो किस चीज में रिच है? रिच इन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। देन रिवर वाटर है, एग्रीकल्चर है, ओके, ये सारी चीजें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। ओके, ये याद रखिएगा। So this migration from other parts of the region of northeast region, okay, for its rich resources, this created a lot of problem and it increased the tension between locals and outsiders. Okay, so the migrant people, they were seen as encroachers। migrant people को यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में क्या समझा जाता है? एनक्रोचर। ओके, उन्हें एनक्रोचर समझा जाता है। Who would snatch away their scarce resources like land, employment opportunities and political power, okay, and that is why to drive away the outsiders from the region there was one Assam movement। तो इन आउटसाइडर्स को बाहर भगाने के लिए आसाम मूवमेंट शुरू हुआ था। अब मैं आसाम की बात करूंगा। अब एक चीज याद रखिएगा, 1971 बांग्लादेश बन जाता है।
उस टाइम करीब 1 करोड़ लोग असम में आ गए थे, बांग्लादेश माइग्रेट होके, जब पाकिस्तान उन्हें मार रहा था। ओके, और तब इंदिरा गांधी ने क्या बोल दिया, आ जाओ, हम तुम्हें फूड भी देंगे, फूड सिक्योरिटी, ओके, सेफ्टी। समझ में आ रहा है? ऑलरेडी रिसोर्सेज क्या है, स्केयर्स हैं, बर्डन आया किसका, इमिग्रेंट्स का, माइग्रेंट्स का। अब इससे लोग गुस्सा हुए एंड फाइनली अब असम में मूवमेंट चला। ओके, असम में क्या शुरू हुआ, मूवमेंट, और ये मूवमेंट शुरू हुआ 1975 टू 1985। असम मूवमेंट, इसको बोलते हैं असम मूवमेंट। समझ में आ रहा है, असम मूवमेंट। ओके, सो देयर वाज वन असम मूवमेंट फ्रॉम 1975 टू 85, और इस असम मूवमेंट में बेसिकली टारगेट कौन थे, बंगाली मुस्लिम सेटलर्स फ्रॉम बांग्लादेश। टारगेट कौन था, टारगेट बंगाली मुस्लिम सेटलर्स फ्रॉम बांग्लादेश। ओके, बंगाली मुस्लिम सेटलर्स फ्रॉम बांग्लादेश। और फाइनली इन 1979 में एक ऑर्गेनाइजेशन थी, AASU। अब ये क्या है, याद रखिएगा, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, AASU। okay, this was a students group not related to any political party, and this student group, okay, they led an anti foreigner movement, they led anti bangladeshi movement। okay, ये याद रखिएगा। and their area of focus was illegal migration। ये क्या बोल रहे थे, जो इलीगली माइग्रेट कर रहे हैं बंगाली मुस्लिम्स हमारे यहाँ, उसके खिलाफ है ये मूवमेंट। डोमिनेशन ऑफ बंगालीज एंड अदर आउटसाइडर्स, बिकॉज बंगालीज के पास क्या थी, फॉल्टी फेक वोटर आईडीज, लैक ऑफ इमिग्रेंट्स आ गए थे। ओके, एंड दिस ऑल Assam student union, okay, they used non-violent and violent methods both in this movement, so their violent agitation took human life and damaged lots of properties, बहुत सारी प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ। सो 6 साल तक 1979 से 1985 तक, 6 साल तक ये टर्मोइल चला, 6 years of turmoil। फाइनली 1985 आसाम अकॉर्ड साइन हुआ। ओके, 1985, ओके, आसाम अकॉर्ड वाज साइन। अब ये आसाम अकॉर्ड किसके बीच में साइन हुआ था, राजीव गांधी उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, एंड AASU, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, इनके बीच में ये अकॉर्ड साइन हुआ। एंड अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्ड, the foreigners who migrated into Assam during and after the Bangladesh war, they were to be identified and deported। उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हें डिपोर्ट किया जाए। ओके, and with the success of signing this Assam Accord, जब ये आसाम अकॉर्ड साइन हो गया, तब ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन एंड आसाम जन संग्राम परिषद, ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन आई, ये याद रखिएगा। तो जब ये आसाम अकॉर्ड साइन हो गया, तब 2 पार्टी साथ में मिली, एक AASU स्टूडेंट की, और दूसरा कौन सा था, आसाम गण संग्राम, आसाम गण संग्राम परिषद। Okay, so after the success of this accord, AASU and Assam Gana Sangram Parishad, they came together and they formed their political party। Okay, they came together and formed their political party। a political party इन्होंने फॉर्म की। समझ में आ रहा है?
ओके, इन्होंने, ये लोग साथ में आए, इलेक्शन लड़ा और पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की। एंड कौन सी पार्टी जीत गई थी इलेक्शन? आसाम गण परिषद। 1985 इलेक्शंस आसाम में जो हुए थे, आसाम गण परिषद won elections. Is that clear to you all? They won the assembly elections and they promised of resolving the foreign national problems. इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम ये जो बांग्लादेशी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करेंगे और आसाम को क्या बनाएंगे? गोल्डन आसाम। इन्होंने बोला कि हम आसाम को गोल्डन आसाम भी बनाएंगे। And however, the problem of immigration has not been resolved yet, but it brought peace to some extent. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। ओके, काफी हद तक पीस ले आया था। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ओके, ये याद रखिएगा। ओके, तो ये सारी चीजें थी। ओके, ये था आउटसाइडर्स के खिलाफ मूवमेंट। एंड लास्ट जो चीज है नॉर्थ ईस्टर्न प्रॉब्लम में, वो क्या है? एकोमोडेशन ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस and national integration and national integration. ओके, सो अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया उस सभी चीज को अगर आप सोचें, ओके, द मूवमेंट्स ऑफ ऑटोनॉमी एंड सेसेशन, we have learned that the regional aspirations are part of democratic politics. रीजनल एस्पिरेशन क्या है? पार्ट है किस चीज का? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। ओके, part of democratic politics. Okay, and you can see this thing around the world. We can see such aspirations around the world. In UK also, UK में भी आप ये चीज देख सकते हैं। UK, United Kingdom. In UK there are regional aspirations in Scotland, Wales and Northern Ireland. यूके में आप देख सकते हैं, यूके किससे मिलके बना है? स्कॉटलैंड से मिलके, तभी उसको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ओके, नॉर्दर्न आयरलैंड, तो वहां पे भी आप रीजनल एस्पिरेशंस देख सकते हैं। ओके, स्पेन ऑल्सो फेसेस एन इशू ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस। श्रीलंका मैंने आपको पढ़ाया था, श्रीलंका में भी क्या था? रीजनल एस्पिरेशन ही तो था, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन का। इन नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ द कंट्री, तमिल का क्या है वहां पे? रीजनल एस्पिरेशंस। ओके, समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। एंड और हम क्या चीजें सीख सकते हैं इससे? अनदर लेसन वी हैव लर्न इज दैट रीजनल एस्पिरेशन शुड नॉट बी सप्रेस्ड। रीजनल एस्पिरेशंस को हमें कभी सप्रेस नहीं करना चाहिए। जो हमने सीखा अभी तक, रीजनल एस्पिरेशंस should not be suppressed. Okay, it should not be suppressed, but they should be deliberated, they should be consulted, they should be negotiated within the democratic norms and values. इनको नेगोशिएट करना चाहिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अंडर में। समझ में आ रहा है? तीसरी चीज हमने क्या सीखा रीजनल एस्पिरेशन से? द थर्ड पॉइंट which we notice that the power sharing between the center and state, it should be done with utmost precision. Power sharing बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पावर शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ओके,
So this power sharing, it should be done with utmost precision. Okay, and state should have say in matters which will affect their destinies. And if the state will be deprived of their power from discussing the issue of national importance, then the feeling of injustice will arise. Okay, and that can be resulted into destabilization. Okay, ये याद रखिएगा. And the last lesson which we have learned from this regional aspiration is that the union government should address the issue of backwardness, growth, and regional discrimination. Otherwise, such feelings, regional aspirations could create immense and intense complication problems. Okay. So, to resolve any kind of regional issues, our founding father made a flexible and accommodative constitution. रीजनल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है. हमारे फाउंडिंग फादर्स ने फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है. समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा. So this is all about our lectures regarding to regionalism and regional discontent. So finally, we have completed all the three sections under the regional discontents and its solution. Okay. So in the next lecture, I will be starting a new topic, that is reorganization of state. Okay. So I hope आप सभी को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा. Thank you class. Thank you so much.